नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं दिया खटवानी और स्वागत है आपका के न्यूज में। चलिए गौर करते हैं आज के मुख्य समाचारों से पहले कुछ हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। वे भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 3:30 बजे वॉशिंगटन पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने उनकी अगवानी की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से राजनीति गर्मा सकती है। पेगासस जासूसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वह इस मामले पर अगले सप्ताह आदेश पारित करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी सरमन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। कांग्रेस में पंजाब को लेकर उठा विवाद बढ़ता जा रहा है। पंजाब विवाद में अब राजस्थान के नेता भी निशाने पर आने लगे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। पार्टी पूरे राज्य में शहर मंत्री से लेकर पार्षद तक को 10,000 टैब बांट रही है। तो चलिए गौर करते हैं अब मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। वह भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार 3:30 बजे वॉशिंगटन पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने उनकी अगवानी की। संधू ने नमस्ते यूएसए कहकर मोदी का अभिवादन किया। वहीं मोदी के स्वागत के लिए काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे और वॉशिंगटन में बारिश होने के बावजूद उनके उत्साह में कमी नहीं दिख रही थी। एयरपोर्ट से लेकर मोदी के होटल तक पूरे रास्ते में भारतीय मूल के लोग तिरंगा लिए खड़े थे और मोदी मोदी की गूंज सुनाई दे रही थी। वहीं मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की और उनकी तरफ भी की। मोदी वॉशिंगटन के होटल बिलॉर्ड में ठहरे थे। वे यहां भी लोगों के अभिवादन का जवाब देते नजर आए। मोदी आज एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत क्वालकॉम, एडोबे और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियों के प्रमुखों से भी होटल में ही मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से द्विपक्षीय बातचीत होगी। इसके बाद अमेरिकी की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मुलाकात करेंगे। इसमें भारत अमेरिका के साझा हितों को लेकर बातचीत होगी। बता दें, कमला हैरिस भी भारतीय मूल की हैं। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को यानी कल अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से वॉशिंगटन में मुलाकात करेंगे। यह पहला मौका होगा जब दोनों नेता आमने सामने मुलाकात करेंगे। इसके अलावा शुक्रवार को ही व्हाइट हाउस में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होगी। इसके बाद मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे और 25 सितंबर को वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधन करेंगे। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके इस बयान से राजनीति गर्मा सकती है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिस प्रकार से जनसंख्या की समंदर घट रही है, साल 2028 तक हिंदुओं और मुसलमानों की जनमंदर बराबर हो जाएगी। उन्होंने एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा, 1951 के बाद से मुसलमानों में प्रजनन दर में गिरावट हिंदुओं की तुलना में अधिक रही है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। सीहोर में किसान पदयात्रा कार्यक्रम में समापन के दौरान टाउन हॉल में दिग्विजय सिंह ने कहते हैं कि मुसलमानों 4 बीवी लेते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा कर लेते हैं और 10-20 साल बाद मुसलमानों बहुसंख्यक हो जाते हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, चाहे कर ले। उन्होंने कहा कि लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या की जमंदर घट रही है, 2028 तक हिंदुओं की और मुसलमानों की जमंदर बराबर हो जाएगी और इस समय पूरे देश की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। जो भी बढ़ोतरी होगी वह 2028 तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ASMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज खतरा बताकर हिंदुओं को गुमराह किया जाता है और दूसरी तरफ एक ओवैसी साहब है जो मुसलमानों को खतरा बताकर वोट कमाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं को खतरा बताते हैं
ओवैसी जी मुसलमानों को खतरा बताते हैं, न हिंदुओं को खतरा है और न मुसलमानों को खतरा है। खतरा है तो मोदी जी और ओवैसी जी को खतरा है। पेगासस जासूसी मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब वह इस मामले पर अगले सप्ताह आदेश पारित करेगा। वहीं सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी बनाना चाहता है। कुछ विशेषज्ञों ने निजी कारणों से कमेटी में शामिल होने में असमर्थन जताई है, इस कारण आदेश जारी करने में निलंबित हो रहा है। निष्कर्ष अदालत ने 13 सितंबर को अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा कि वह केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र ने नागरिकों पर कथित तौर पर जासूसी करने के लिए अवैध तरीकों से पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है या नहीं। वहीं केंद्र ने जासूसी मामले की स्वतंत्रता जांच की मांग वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए हलफनामा दायर करने से साफ इनकार कर दिया था। स्वतंत्र राज्य की मांग करने वाली याचिकाएं सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिष्ठित नागरिकों, राजनेताओं और लेखकों पर इजरायली फर्म NSO के स्पाईवेयर पेगासस का उपयोग करके कथित तौर पर जासूसी की रिपोर्ट से संबंधित है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ ने बताया है कि 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल फोन नंबर पेगासस स्पाईवेयर का उपयोग करके निगरानी के संभावित लक्ष्यों की सूची में थे। कांग्रेस में पंजाब को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। पंजाब विवाद में अब राजस्थान के नेता भी निशाने पर आने लगे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नसीहत का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करारा जवाब देते हुए उन्हें पंजाब को छोड़ राजस्थान को देखने की सलाह दी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो। कांग्रेस अध्यक्ष कई नेताओं की नाराजगी मोल लेकर मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गहलोत की नसीहत के बारे में पूछे गए सवाल पर एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा, वो अपना राजस्थान संभालें, हमारे पंजाब को छोड़ें। आपको पंजाब को छोड़कर राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उसे देखना चाहिए। मेरे दोस्त हैं अशोक जी, चुनाव में जिस कमेटी ने टिकट दिए वे उससे चेयरमैन थे। वे बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उन्हें अपनी परेशानियों को देखना चाहिए। उनके सामने खुद ही बहुत सी समस्याएं हैं। हमारे सामने राजस्थान में समस्याएं हैं, छत्तीसगढ़ में दिक्कतें हैं, 3 तो हमारे स्टेट रह गए हैं कांग्रेस के पास और आप पंजाब खराब कर ही रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। पार्टी पूरे राज्य में शहर मंत्री से लेकर पार्षद तक को 10,000 टैब बांट रही है। सूरत शहर में अब तक 500 टैब बांटे जा चुके हैं। पार्षदों को अभी टैब देना बाकी है। टैब देने के साथ भाजपा नेताओं को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस नेताओं को टैब में इस्तेमाल के लिए इंटरनेट भी मुफ्त दिया जाएगा। टैब में पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं की जानकारी फीड की गई है। नेता जब चाहे जिस कार्यकर्ता से चाहे संपर्क कर सकते हैं। इससे कार्यकर्ताओं के माध्यम से नेताओं को मतदाताओं तक पहुंचने में आसानी होगी। शहर में भाजपा के शहर मंत्री, पूर्व वर्तमान मेयर, विधायक व पार्षद को टैब बांटे गए हैं। इस टैब में नेता एक एप्लीकेशन के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं। एप्लीकेशन पार्टी की तरफ से तैयार किया गया है। इसमें एक क्लिक से ही कार्यकर्ताएं पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें राज्य भर के भाजपा कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारियां होंगी। कहीं से भी किसी को कोई मदद चाहिए तो सीधे एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। टैब में भाजपा द्वारा किए गए सर्वे, पेज कमेटी, वोटरों के मोबाइल नंबर, कार्यकर्ताओं का डेटा अपलोड कर दिया गया है। इस डेटा का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार में पार्टी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। भाजपा कार्यालय में नेताओं को टैब के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई। इसमें टैब पर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों पर कैसे पहुंचना है, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया में लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। तो चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ।
लायरा का नया कलेक्शन बहाने कम पड़ जाएंगे, पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम की कुर्सी से हटने से बाद उनके करीबियों पर भी गज गिर गई है। नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के पद संभालने के बाद कैप्टन के सभी ओएसडी और सलाहकारों को नौकरी से हटा दिया गया है। उन्हें 15 दिन के भीतर सरकारी आवास खाली करने को कहा गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो भी सरकारी सहूलियतें दी गई हैं, अब वापस लौटाने को कहा गया है। उनको दी गई सरकारी गाड़ी व सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सीएम की कुर्सी जाते ही कुछ करीबियों को पहले ही अपने हश्र का पता था, इसलिए उनके चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार, भरत इंदर चहल, टीएस शेरगिल, कैप्टन संदीप संधू व रवीन ठुकराल ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। हालांकि बाकी अभी अपनी कुर्सियों पर डटे हुए थे, जिन्हें जब नौकरी से हटा दिया गया है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विधायकों को खुश करने के लिए सलाहकार लगाने की कोशिश की थी। इसके लिए अमरिंदर सिंह राजा, वंडिंग, कुलशलदीप सिंह ढिल्लो, संगत सिंह गिजदिया, इंदरबीर सिंह गुलेरिया, कुलजीत नागरा व तरसमे सिंह को सलाहकार रखना चाहते थे। हालांकि अब बाद में मामला हाईकोर्ट जाने की वजह से वह ज्वाइन नहीं कर पाए थे। जब कैप्टन के खिलाफ बगावत हुई तो यह सब कैप्टन के खिलाफ हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदिवासी समाज से चर्चा लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी बहुल 14 जिलों में कोदो कूट की खरीदी केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा, इन जिलों के गोठानों में कोदो कूट की प्रसंस्करण केंद्र भी खोले जाएंगे, यहाँ से इसके बेचने की भी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जिन जिलों में कोदो कुटकी का उत्पादन होगा वहां राज्य सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। कोदो कुटकी का उत्पादन करने वाले जिलों में बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले और राजनांदगांव तथा कवर्धा जिले शामिल हैं। राज्य सरकार के कोदो कुटकी और रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदने की घोषणा पहले ही कर दी रखी है। कोदो कुटकी के लिए 3,000 रुपए प्रति क्विंटल और रागी के लिए 3,377 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हुआ है। बुधवार शाम को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आमंत्रण पर कांकेर, कोंडागांव और बस्तर जिले के बत्रा और हल्बा जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न समाजों के सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान उद्योग मंत्री कवासी लखमा, संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी, विधायक चंद्र कश्यप और संतराम नेता सहित उनके जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के प्रतिनिधियों से आग्रह किया, अपनी सामाजिक बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में चर्चा करें। भारत 2023 सितंबर यानी आज अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। यह मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर तक है। यह अग्नि मिसाइल का 8वां परीक्षण होगा। इससे पहले के सभी टेस्ट सफल रहे हैं। इस मिसाइल टेस्ट की खबरों से चीन घबराया हुआ है। दरअसल चीन के कई शहर इसकी रेंज में आते हैं। इस मिसाइल से सेना में शामिल होने के बाद भारत दुनिया के उन एलिट देशों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। 19 अप्रैल 2012 को उड़ीसा में इसका पहला टेस्ट किया गया था, जो सफल रहा था। यह परीक्षण रे मोबाइल लॉन्चर से किया गया। इसके बाद जनवरी 2015 में मिसाइल का पहला कैनिस्टर टेस्ट किया गया था। तब मिसाइल को रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। 10 सितंबर 2018 को मिसाइल का आखिरी टेस्ट किया गया। खास बात यह है कि अब एक मिसाइल के 7 टेस्ट किए जा चुके हैं, सभी सफल रहे हैं। अग्नि 5 को 2020 में ही सेना में शामिल करने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना की वजह से टेस्ट में देरी हो गई। फिलहाल दुनिया के मुट्ठी भर देश को पास ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन, चीन और उत्तर कोरिया शामिल है। भारत इस ताकत से लैस होने वाला दुनिया का 8वां देश होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना पर हुए ग्लोबल समिट में कहा है कि क्वाड की साझेदारी से हम 2022 तक भारत में 100 करोड़ वैक्सीन डोज बनाने की राह पर हैं। इससे दुनिया भर में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा समय में कोरोना को हराने से ज्यादा अहम कुछ और नहीं है। बाइडेन ने कहा कि हम पार्टनर देशों, फार्मा कंपनियों और दूसरे मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन बनाने की क्षमताएं बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। क्वाड इसका उदाहरण है। साथ ही बताया कि दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की मदद करने के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। वहीं अफ्रीका के लिए अगले साल तक जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के 50 करोड़ डोज तैयार करने का काम भी चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल कोविड समिट को संबोधित करते हुए कहा कि जब भारत कोरोना की दूसरी लहर में मुसाबित ही सामना कर रहा है, उस समय दुनिया ने हमारी मदद की। कोरोना महामारी अचानक सामने आई विपदा है और अब तक खत्म नहीं हुई है। साथ ही कहा कि दुनिया को वैक्सीन सर्टिफिकेट को आसान बनाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में रुकावट न हो। अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन और विदेश में फंडिंग लेने के आरोप इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी से एटीएस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जून माह में गिरफ्तार मौलाना उमर गौतम की संस्था में 57 करोड़ रुपए विदेश से आए हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरी फंडिंग मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कराई थी, जबकि खुद के खाते में 3 करोड़ रुपए मौलाना कलीम ने मंगाए थे। सिर्फ बहरीन से 1.5 करोड़ आए थे। इन रुपयों के हिसाब से न तो उमर गौतम ने दे पाया और न ही कलीम के पास कोई जवाब आया। पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि कलीम अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को धर्मांतर करवा चुके हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम और उसके साथी के जरिए पूरे देश में धर्मांतर का सिंडिकेट चल रहा है। उमर गौतम और उनके साथियों को किस राज में किस तरीके से स्पिन देनी है, किससे क्या बात करनी है, इसकी भी ट्रेनिंग वही दे रहा है। यूपी एटीएस ने धर्मांतर के आरोप में इस साल जून में 2 महिलाओं को मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया था। एटीएस के पूछताछ में उमर गौतम ने बताया उसके धर्मांतर करवाने के काम में मौलाना कलीम ही लेकर आया। उमर ने मौलाना कलीम को लेकर पूरी जानकारी एटीएस टीम को दी। एटीएस ने जांच शुरू की तो धर्मांतर के इस गंदे खेल में कई बातें सामने आई। विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का समय है। बीजेपी में बड़े नेताओं में आपसी खींचतान खुलकर सामने आ रही है। इसके कम करने के लिए अभी से अंदरूनी तौर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। कुंभलगढ़ में 2 दिन तक बीजेपी के चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सीएम फेस की कतार में खड़े नेताओं की खींचतान मिटाने का साफ मैसेज दे दिया गया। बीजेपी विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे के साथ सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का फॉर्मूला अपनाएंगी। बीजेपी के चिंतन बैठकें पहले भी होती रहती थी, लेकिन इस बार की खींचतान बैठक ऐसे माहौल में हुई है जब पार्टी के भीतर सीएम फेस और सीएम इन वेटिंग बनने के लिए नेताओं की लंबी कतारें हैं। कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी नेता खुद को पिछले 1.25 साल से सोशल मीडिया पर सीएम फेस प्रोजेक्ट करने में लगे हैं। ऐसे में सभी नेताओं के एक्सरसाइज में पार्टी के भीतर जबरदस्त खींचतान का माहौल बन गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का खेमा भी मुखर होकर मुद्दे उठाता रहता था। केंद्र नेतृत्व में खींचतान मिटाने के लिए ही अब चिंतन शिविर के जरिए मैसेज दे दिया गया है कि सीएम फेस प्रोजेक्ट ही नहीं होगा। राजस्थान बीजेपी में कांग्रेस की तरह ही लगातार चल रही खींचतान और खेमेबंदी को मिटाने के लिए सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला इजाद किया गया है। राजस्थान में पार्टी विपक्ष है, इसलिए यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और केंद्र के कामकाज के आधार पर पार्टी वोट मांगने उतरेगी। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पंजाब की नई सरकार पर दबदबा दिखा रहे हैं। हालांकि अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें सीएम चरणजीत चन्नी ने सिद्धू को झटका दे दिया है। यूं भी कह सकते हैं कि सीएम पद की ताकत का एहसास कराया है। मामला बुधवार को अमृतसर में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन दमनदीप सिंह को नियुक्त पत्र सौंपने का है, जिससे सीएम ने बिना पढ़े नहीं सौंपा था।
उन्होंने पहले उसे गौर से देखा, फिर पहले दमनदीप के नाम की घोषणा की। सीएम बनने के तीसरे ही दिन चन्नी ने ऐसे तेवर दिखाएंगे। इससे साफ है कि आगे चलकर सिद्धू की तकलीफें बढ़ सकती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद चरणजीत चन्नी माथा टेकने अमृतसर में दरबार साहिब पहुंचे थे। तब तक सिद्धू उसके कैप्टन के करीबी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चेयरमैन दिनेशी बस्सी की छुट्टी करवा दी। उसके बाद दमनदीप सिंह का नियुक्ति पत्र भी पहुंच गया। इससे यह जाहिर हुआ कि सीएम को इसके बारे में पहले पूरी जानकारी नहीं थी। हुआ यूं कि पत्र आया, चन्नी ने उसे करीब 20 सेकंड देखा, फिर सिद्धू ने उनसे यह नियुक्ति पत्र पकड़ा और दमनदीप को सौंपने लगे। बढ़ती महंगाई में आम आदमी को एक और झटका लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में ग्राहकों को प्रति एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। सरकार एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर सकती है। हालांकि एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ाने पर सरकार का क्या विचार है, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। लेकिन सरकार के एक आंतरिक मूल्यांकन ये भी बताते हैं कि उपभोक्ता एक सिलेंडर के लिए 1000 रुपए तक देने के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी को लेकर सरकार दो रुख अपना सकती है। पहला कि सरकार या तो अभी जैसा चल रहा है चलने दे, दूसरा कि उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को ही सब्सिडी दी जाए। हालांकि सब्सिडी देने के बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के दौरान सरकार ने 3559 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं को दिए थे। वहीं वित्त वर्ष 2019 से 20 में यह खर्च 24,468 करोड़ रुपए का था। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार शानदार तेजी के साथ खुले। सेंसेक्स 59,358 पर, निफ्टी 17,670 पर खुला। कारोबार के दौरान बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। फिलहाल सेंसेक्स 700 पॉइंट चढ़कर 59,630 पर और निफ्टी 200 पॉइंट चढ़कर 17,740 पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 27 शेयर बढ़त के साथ और 3 शेयर्स कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं, जिसमें बजाज फिनवर्स के शेयर 5%, एक्सिस बैंक के शेयर में 3% और बजाज फिनसर्व के शेयर 2% से ज्यादा की तेजी खेलने को मिल रहे हैं। वहीं आईटीसी के शेयर में हल्की गिरावट है। रियलिटी, बैंकिंग और मेटल शेयर्स का बाजार को अपने सपोर्ट मिल रहे हैं। एनएससी पर रियलिटी इंडेक्स शानदार तेजी के साथ 5% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं मेटल और बैंकिंग इंडेक्स में 1% से ज्यादा की तेजी है। स्पेस के बाद अब मून टूरिज्म हकीकत में बदलने जा रहा है। अंतरिक्ष का रास्ता खोलने के बाद दुनिया के 2 सबसे अमीर उद्योगपति जेफ बेजोस और एलॉन मस्क अगले 3 से 4 साल में लोगों को चांद पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही दिग्गजों की कंपनियां चंद्रमा पर उतरने के लिए लैंडर बनाने की में जुटी है। स्पेसएक्स के पास पहले से ही 8 ऐसे ग्राहक हैं जो चांद पर जाने की मुहमांगी पैसे देने के लिए तैयार हैं। मस्क के स्पेसएक्स को बेजोस ने ब्लू ओरिजिन उन 5 कंपनियों के समूह का हिस्सा है जिन्हें नासा में चंद्रमा की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 1068 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला। नासा के इस आर्टेमिस मिशन कार्यक्रम का लक्ष्य चंद्रमा पर पहली ही महिला और अश्वेत शख्स को भेजना है। नासा के ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम प्रोग्राम मैनेजर लीसा वॉटसन मॉर्गन बताते हैं कि स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के साथ करार का मकसद आने वाली पीढ़ियों के लिए चंद्रमा के नए क्षेत्र खोलने के लिए नई मजबूत इकोनॉमी विकसित करना है। नासा ओरियन रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजेगा। वहां से 2 यात्री लैंडिंग सिस्टम की मदद से चंद्रमा उतरेंगे। 1 हफ्ते रहने के बाद लौट आएंगे। इसके लिए फर्म के 21,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्पेस एक्स की टीम नासा की जरूरत और मानव संचालित स्पेस फ्लाइट के मानक के अनुरूप लैंडर बना रही है। चंद्रमा पर उतरने के लिए डिजाइन किए गए लैंडर को विरासत में रैप्टर इंजन, फॉल्कन और ड्रैगन वाहन मिले हैं। स्टारशिप में यात्रियों के मूनवॉक के लिए विशाल कैबिन में मिला है। यह रॉकेट दोबारा चांद पर जाने में भी इस्तेमाल हो सकेगा। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।